आपने वो ट्रैक्टर और जो बीज और इस किस्म की चीजों के लिए आपने बना दिया और आपका इल्म यहीं तक महदूद रह गया। अब जो आपके पास आता है, दूसरी सूरत जो है वो ये है कि जो आपके पास आता है, आप उससे अगर पूछें कि वो क्या क्या उगाता है, फिर उससे ये पूछें कि उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, और फिर कभी कभार उसके फील्ड को विजिट भी करें, उसकी फसल की हालत को देखें, तो ये आपको हर फील्ड में जाने के बाद कुछ ना कुछ इल्म हासिल होगा। मसलन मैं जानने के बाद मुझे पता है कि अगर मैंने गंदम में यूरिया जिस अंदाज में आजकल डाल रहे हैं, जो ही मार्च के अंदर टेम्परेचर अप होगा उसी वक्त ही उसके ऊपर एफिड का अटैक होगा। अब अगर मुझे ये क्लियर है तो मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकता हूं, और वो वही आदमी जान सकता है कि जो फील्ड में गया हो। किसी बुजुर्ग से ये ओल्ड ट्रेडिशन की बात है, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल विजडम या कल्चरल विजडम। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि बेहतरीन खाद जो है वो जमीन के लिए कौन सी है, तो उसने कहा था कि जिम्मेदार के पांव, फार्मर के पांव के नीचे जो मिट्टी है वो सबसे बेहतरीन खाद है। इसका मतलब ये है जितना वो फसल के अंदर चलेगा और वो जिग जैग चलेगा, ताकि वो सारी को नहीं देख सकता, तो वो जिग जैग चल के वो मतलब है उसके अंदर उसको पता चल जाएगा कि ये असल इसमें प्रॉब्लम है, पत्ते के नीचे क्या हो रहा है। कई मरतबा बायोलॉजिकल जिस तरह टेम्परेचर तब्दील हो जाता है अचानक, उसकी वजह से ही फसल की हालत में कोई तब्दीली हो जाती है। अब ये लोग जो बेच रहे हैं दवाइयां, अनफॉर्चुनेट है, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि वो फसल की उस आदमी ने फोटो लगाई है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि रात को टेम्परेचर जो है बहुत बहुत डाउन हो गया और दिन में टेम्परेचर अप था, और बगैर सोचे समझे वो ये कह रहा है कि ये दवाई इस्तेमाल कर लो और ये दवाई इस्तेमाल कर लो, ये दवाई इस्तेमाल कर लो। दैट शोज कि उसको फसल के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसने अपनी दवाई बेचनी। अब लेट मी से कि एक बच्चा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में चला जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या जो आपका जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाला है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा और मैंने उसको मेजर लिया है, तो राइट अवे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये करूंगा कि जब भी मैं अपने घर जाता हूं या फैसलाबाद के अंदर जो मार्केट कमेटी है, जो वेजिटेबल मार्केट है या जो आपकी ग्रेन मार्केट है, मैं उसके दफ्तर में जाऊंगा। उसके दफ्तर में हर रोज का रिकॉर्ड होता है कि आज गंदम कितनी बिकी, या वेजिटेबल में गया तो वो बताएगा आज गाजरें कितनी बिकी है और आज टमाटर कितना बिका और आज का रेट क्या था। ये पूरे साल का रेट उस पर लिखा होगा, और जो बच्चा जाएगा उसको पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। अब अगर जिस जमाने में वो देखता है कि 15 दिन 20 दिन के लिए, महीने के लिए ये टमाटर 300 रुपए किलो का हो गया, वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा कि इस दौरान टमाटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि तारीख ये बता रही है कि इन दिनों में आके टमाटर की कमी पैदा होती है, और मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपना टमाटर मार्केट में लेके आना है ताकि मुझे हायर प्राइस मिले। तो ये असल जो है ना ये चीज है, और वो वही है कि आप ये सोच कर ना आए कि खुदा करे आज मैं जब जाऊं तो पता चले कि उस्ताद ही ना आया हो, तो लिहाजा छुट्टी हो गई। और खास तौर पर जो डे स्कॉलर बच्चे हैं वो पहले इसी चक्कर में होते हैं कि इधर आए और पता चला कि जी आज हड़ताल हो गई है, तो लिहाजा वापस चले गए। तो हड़ताल वाले दिन भी आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप अपनी लाइब्रेरी में न जाएं। जिस तरह मैंने आपको मार्केट कमेटी की बात बताई है, इसी तरह आप एग्रीकल्चर ऑफिस में भी जाएं। अब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एग्रीकल्चर वालों को। मैं मेरा तबादला, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जिंदगी में मेरी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दरखास्त भी मैंने नहीं दी है। व्हाट टू टॉक ऑफ डूइंग जॉब, मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूं कि कोई डिपार्टमेंट में मैंने आज तक दरखास्त नहीं दी, लेकिन मेरा जहन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं था, मैं प्राइवेट सेक्टर का, मेरे जहन में बात बैठी हुई थी। और वहीं से मैंने मतलब है ये चीजें लर्न की है कि हाउ एक्चुअली यू विल मूव फॉरवर्ड, और वो वही है कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। अब मैं जो मैंने पहले बात बताई थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदगी दे, नया जन्म दे, जो मुसलमानों के लिए तो मुसलमानों के खाते में तो है ही नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लें कि हाफिज वसी को एक नया जन्म मिल गया। अब नए जन्म के अंदर जब वो मैट्रिक या एफएससी करने के बाद वो
अपना जो है प्रोफेशन के बारे में फैसला करेगा, तो मैंने एग्रीकल्चर के बारे में ही फैसला करना है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखला मिले। अब कुछ गलतियां मैंने अपने जमाने में की होंगी और मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहां से आप गुजर रहे हैं, वो जो आपकी जो कॉरिडोर है, वहां कोई ना कोई सेमिनार किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होता है। अब मैं एग्रानोमी का आदमी हूं, सेमिनार साइल साइंटिस्ट वालों का हो रहा है, तो मैंने जरूर जाकर, अगर मेरे पास टाइम है, वहां जाकर जरूर बैठूंगा। इसलिए कि जो थोड़ा बहुत इल्म वहां पर जो मेरी समझ में आएगा, वहां मुझे पूरा दाखिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे समझ में आए वो मैं करूंगा। आगे में गया, पता चला कि कल को एंटोमोलॉजी वाले का हो रहा है, मैं वहां भी जाकर बैठ गया। तो जितने भी सेमिनार ये यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि जो ही मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम वहां बैठूं और लोगों को सुनूं। वो जो मैं लोगों को सुनूंगा, क्योंकि मोस्टली उसके अंदर जिन लोगों को जो ट्रेंड होते हैं और मार्केट से आए होते हैं, आमतौर पर उन लोगों को बुलाया जाता है। और वो जो लर्निंग होगी, वो इट विल बी स्पेसिफिक एंड स्पेशल, विच विल मेक यू। जी सर। जबरदस्त, जबरदस्त सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि स्कोप जो है वो मेजर का नहीं होता, वो इंसान का खुद होता है, वो आपने खुद ही जो है उसको बिल्डअप करना होता है। उसके बाद एक दो कमेंट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है तो वो ग्रोम नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंफर्ट जोन से क्या मुराद है, और इस जो फिलॉसफी है इसका बेसिक मीनिंग क्या है। और उसके बाद कहते हैं कि इंसान को जो है वो लाइफ में रिस्क भी लेना चाहिए। रिस्क जितना आप ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जो है वो चीजों को एक्सप्लोर करें। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिस्क का लेवल क्या होना चाहिए। तो ये जो दो तीन कमेंट्स हैं सर, इसके बारे में आपका क्या कमेंट? देखिए, मैं लास्ट से शुरू करता हूं। लास्ट बड़ी प्यारी सी बात है जिंदगी में, नो रिस्क नो प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये जो हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, ये जानते हैं कि बजाहिर मैंने गंदुम के दाने खरीदे और मैंने जमीन में फेंक दिए। अगर मैं जमीन में ना फेंकता तो वो पैसे मेरी जेब में होते, यानी कि जो पैसे मेरी जेब में थे, मैंने उससे बीज खरीदा और मैंने जमीन में फेंक दिया। अब ये भी हो सकता है कि फसल अच्छी हो, और ये भी हो सकता है कि फसल अच्छी ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो फसल सबसे सुपर हो। तो लिहाजा रिस्क के बगैर तो कोई काम नहीं है। वो रिस्क तो आदमी को कहीं कहीं लेना पड़ता है, अलबत्ता इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। अगर ऊपर से बमबारी हो रही हो और मैं ये कहूं कि मैं रिस्क लेता हूं और सड़क पर मैं चौड़ा होकर चल रहा हूं, तो बम तो मुझे लगेगा, मुझे उस वक्त ट्रेंच में जाना चाहिए। इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। और कैलकुलेटेड रिस्क कैसा हो सकता है कि आप अपने टीचर से मशवरा करें, अपने सीनियर से मशवरा करें, वो आपको कुछ बताएंगे और आप सुने सबकी। लेट मी से कि आपने 5 आदमियों से मशवरा किया और 5 आदमियों से मशवरा आपके दिल को जो लगा वो सिर्फ एक आदमी का लगा। आप वो रिस्क लें जिस पर आपका जहन भी मुतमईन हो। सेकंड सवाल था आपका कंफर्ट जोन। अब ये कंफर्ट जोन की तारीफ नहीं हो सकती, इसलिए कि असल तो कंफर्ट जोन का मतलब ये है सज्जन बेपरवाह, कि मुझे कोई तकलीफ ना हो और मुझे कोई परेशानी ना हो, घर बैठे मुझे तनख्वाह मिल जाए, मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो ये असल तो है कंफर्ट जोन। लेकिन एक लफ्ज आपने सुना होगा, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब यह है कि वो लोग जो शराबी किस्म के आदमी होते हैं उसको कहते हैं एल्कोहलिक। जो जो नया लिटरेचर है उसमें एक लफ्ज है वर्कोलिक, यानी कि वो आदमी जिसको आदत पड़ी हुई है कि मैंने रिस्क लेना है, सबसे पहले मैंने पहुंचना है, और सबसे पहले इस बीमारी का या इस कीड़े का जो कंट्रोल है वो मैंने करना है। और मैं इसकी एक बात मिसाल देता हूं कि एक आई वाज इन सऊदी अरेबिया, और एक प्रोडक्ट आया जो दो का मजमुआ था, दो प्रोडक्ट्स का मजमुआ था एक, और उसका नाम था ट्रम्प।
जो आज का जो प्रेसिडेंट है, ये इससे पहले की बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। अब वो वहां पर पिवट इरिगेशन सिस्टम था, जो गोलाई के अंदर जो ये आपकी इरिगेशन होती है, और उसमें जब दवाई डालते थे तो दुनिया जहान का हुआ ये कि जब वो दवाई चली है तो पहले 100 मीटर में उसने फसल को जला दिया, और फिर वो फसल को उसने कुछ नहीं कहा, आखिर के 100 मीटर को जला दिया और वो दवाई पिट गई। अब वो सिर्फ मेरा फार्म था जहां वो दवाई कामयाब हुई, और जो बेचने वाले थे वो हर आदमी को जो उनको कोर्ट में लेके जा रहा था वो पकड़ के वहां मेरे फार्म पे ले आते थे। अब मैंने क्या देखा, मैंने दूसरों के फार्म पर देखा कि ये फसल जला रही है, पहले भी जला रही है और आखिरी भी जला रही है, एंड देयर आई केम टू नो कि ये आपस में कंपैटिबल नहीं है। यानी कि वो पूरा जो जो ऊपर आ गई है वो सबसे पहले हायर डोज 5 टाइम डोज करके वो जाने लगी और उसने फसल को बर्बाद कर दिया, और आखिर के अंदर फिर वो जो दूसरा जो रह गया, जो नीचे बैठ गया, उसने वो भी 5 टाइम्स डोज हो गई। तो कहने का असल मकसद ये है कि ये चीजें जो है ना, ये आपको देखने से और अपने माइंड को अप्लाई करने से आएंगी। जब आपका जहन चैलेंज के लिए तैयार होगा तो यू विल एक्सेप्ट चैलेंज, और जब आप कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे तो फिर तो आप सीधी बात कह देंगे ना। अब ये मैं यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और ये मुख्तलिफ जब लोगों से मिलता हूं तो उन लोगों ने लिस्ट रखी होती है। जैसे अब कराची में पानी आया हुआ है, आप जरा कराची के मेयर से पूछें, वो ये कहेगा जी भाई साहब मेरे पास पैसे कोई नहीं। वो लगा लगाया जवाब है। अगर उससे पूछा जाए कि जो पहले पैसे दिए थे उसका क्या बना, तो वो कहेगा जी उससे तो तनख्वाहें पूरी होती थी, मैं बाकी काम कैसे करता। तो कहने का असल मकसद ये है कि जो आदमी नहीं करना चाहता उसके पास बेशुमार रीजन हैं ना करने की, और जो करना चाहता है उसके लिए वही बेशुमार रीजन हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो कंफर्ट जोन है, वो जो मैंने वर्कोलिक की बात बताई थी, उस कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि आदमी अपने आप को डेडिकेट कर दे। अब मैं डेडिकेट करने की मिसाल एक और आपको देना चाहता हूँ कि आई वाज इन कीनिया, और मैंने गलती से साहिवाल की एक काऊ में फ्रीजियन का सीमन रखवा दिया, और वो पैलन थी। अब जब उसके सोने का वक्त आया बच्चा देने का, तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा वो बच्चा तो बड़ा होगा और ये गाय छोटी है, कहीं ये बेचारी मर ना जाए, कहीं बच्चा फंस ना जाए। तो ये मेरे जहन में उस वक्त ख्याल था, और एन उस वक्त जो है फार्म के ऊपर मेरा बेटा छोटा, उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चिकन पॉक्स, और वो ड्राइवर लेकर आया और उसने कहा कि जी ये हॉस्पिटल जाना है। अब मुझे मेरे जहन में एक चीज थी कि वो हॉस्पिटल डॉक्टर जो था वो 30 किलोमीटर अवे था वहां से, और मैंने ये सोचा कि डॉक्टर मुझे अच्छे तरीके से जानता है, ये मेरा ड्राइवर है और ड्राइवर मेरा डिपेंडेबल है, और मैंने उसे कहा कि आप चले जाएं क्योंकि ये गाय सो रही है और मैं किसी और को ये जिम्मेवारी नहीं दे सकता। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं आई विल हैंडल दी इशू, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में जो यहाँ अफ्रीकन बैठे हुए हैं वो ये कह देंगे वो जी सर मैं भूल गया था। अब भूल गया था, मैं उसके ऊपर फांसी पर तो लटका नहीं सकता उसको, तो सो आई रिमेंड देयर। उसके बाद वो बच्चा आ गया, और बच्चा जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, जो मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह बड़ी वो हाईली एजुकेटेड है, उसने उससे पूछा कि फादर गए थे साथ में, उसने कहा नहीं। तो आज तक ये 40 साल गुजर गए हैं, वो बच्चा एक कंपनी का सीईओ है। और मेरी बीवी जब भी बात करती है वो कहती है कि ये वो बाप है जिसके नजदीक गाय ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बच्चा इंपॉर्टेंट है। और मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि यस, मैं सारा क्रेडिट तुम्हें देता हूँ इन बच्चों को संभालने का और बच्चों को परवान चढ़ाने का। तो दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। मुझे कंफर्ट वहां मिल रहा था कि मेरी गाय जो है वो सक्सेसफुली उसने डिलीवर किया, और इट वाज सेफ, और मैंने सक्सेसफुली जो है वो पीछे लगकर वो ट्रम्प का जो है केस मैंने हल किया। तो ये असल पर्सन टू पर्सन जो है ना, ये कंफर्ट जोन की बात आएगी। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि जो आप आज है कल को आप उससे बेहतर हो, परसों आप उससे बेहतर हो, और फिर वो लेवल पहुंच जाए कि लोग आपकी मिसाल दें। अगर मिसाल नहीं है, कितने गधे और घोड़े रोजाना मरते हैं और रोजाना पैदा होते हैं, नोबडी नोज। लेकिन वो घोड़ा जो सबसे बाजी ले जाए उसको एक अरसे तक लोग याद रखते हैं।
तो लिहाजा जो मेरे बच्चे सुनने वाले हैं, दे शुड रिमेंबर दिस वन कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वन कि आपका मेजर कौन सा है, कम से कम उस मेजर में तो वो अपना नाम पैदा कर सकते हैं ना। अब मुझे अब ये हंसी इस बात पर आई है कि हमने ये बैक इन 2007 ये सितारा केमिकल में एक टनल फार्मिंग पर ऑफ सीजन वेजिटेबल पर हमने सेमिनार करवाया था, और वो पहले किसी ने नहीं करवाया था, और बड़ी दुनिया उसके अंदर आई थी। तो वो नाम सुनकर NARC का एक आदमी आया, ही वाज साइंटिफिक ऑफिसर, और उसने बातचीत हुई, वो चाहता था मिलना मुझसे, और बाई चांस वो CEO साहब भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने बताया कि ये NARC के साइंटिफिक ऑफिसर हैं और ये वेजिटेबल सेक्शन के हेड है। तो उन्होंने पूछा कि जी ये आपने क्या किया है? तो उसने जवाब दिया, जी मैं की कर सकना, वो 42 सब्जियां ने बंदे उन्होंने मैंने 6 दिते ने। तो मैं तो नहीं बोला, लेकिन वो हमारा CEO कहने लगा, उसने कहा 6 वाला काम तो कर ले, जो 6 आदमी दिए हैं तुमने ऐसे ही राइटली कह दिया जी मैं की कर सकना, वो 42 सब्जियां ने बंदे 6 ने, मैं की कर सकना। तो कहने का मकसद ये है कि आपने किसी चीज को टालना नहीं है। अगर उस 6 आदमियों की मौजूदगी में आप 42 सब्जियों को हैंडल कर सकते हैं, तो ये एक पर लगेगा आपके कैप के अंदर। दिस इज माई मैसेज। कोई सवाल रह तो नहीं जबरदस्त गया? सर। सर अब जी जी, अब सर लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे जैसे इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा होता है, उसकी कम्युनिटी को साथ उसकी रिलेशन बिल्डिंग होती है, इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती हैं, तो स्विच करने वाला जो कंसेप्ट है कैरियर के अंदर, वो इंसान के लिए कितना उसकी ग्रूमिंग में रोल किरदार अदा करता है? जिस तरह आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आपने सर्व किया है, और एट द एंड जो है वो कह लें कि आपका जितना भी एक स्किलफुल आइडियाज ग्रूम आपके हुए, आपकी पर्सनैलिटी ने ग्रूम किया, तो ये जो स्विच वाला फैक्टर है, ये आपके कैरियर में कितना रोल प्ले कर सकता है, और इस कब मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए कि इसके बाद इंसान को स्विच कर लेना अच्छा, चाहिए? एक तो चीज नेचुरल है, जो बच्चा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है ना, वो छोटे जॉब के लिए वो नहीं होता, उसके ज़हन में बड़े ख्वाब होते हैं, और वो जो उसको पहला जॉब मिला होता है, 12,000 का मिला, 25,000 का मिला, 35,000 का मिला, वो नहीं है। अल्टीमेटली उसका ख्वाब है 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का। और ये ख्वाब कोई बुरी बात नहीं है, ये उसका इनिशियल उसका ख्वाब होता है। अब जो मैंने देखा है, वो पहले 8 साल जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, जो आपका स्विच ओवर होगा वो पहले 8 सालों में होगा। उस 8 साल के बाद, उस 8 साल के दौरान इंशाल्लाह ताला आपकी शादी हो चुकी होगी, आपके बच्चे हो चुके होंगे, और बच्चे जो है वो स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे। अब पहले 8 सालों के अंदर तो आप डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कराची से पिशावर, पिशावर से तलागंग, तलागंग से मियाँवाली, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब वो बच्चे स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे, फिर आपके लिए ये जरा मुश्किल हो जाएगा। और जो हमने देखा है उसके अंदर ये पहले 8 सालों के अंदर ही ये स्विच ओवर होते हैं, उसके बाद ये सेटल डाउन लोग हो जाते हैं। अब अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं उसका CV देखूंगा ना, अगर वो हर 6 महीने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन तब्दील कर लेता है, या हर साल के बाद तब्दील करता है, या 8 सालों में उसने 8 तब्दील कर लिए हैं, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू हायर। एक एक ये चीज है कि ये आम तौर पर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो खास तौर पर देखते हैं इस बात को कि ये स्विच ओवर, उसको कहते हैं टर्न ओवर, वो कितना इसका है। उसका मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिम, कि ये जो हर 6 महीने के बाद ये अपना स्विच ओवर कर जाता है, वो तो ही मे बी इन सर्च ऑफ बेटर जॉब। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ये समझते हैं इसको करार नहीं है, ये अगर पहले 8 सालों में 8 मरतबा जा चुका है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी ये यहाँ 6 महीने ज्यादा नहीं टिकेगा। तो ये एक साइड है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है कि मैं 8 सालों के अंदर 3 जगह पर गया हूं, और तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप की है। अब ये भी मेरे एक हिस्से के अंदर है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक रेपुटेशन है, अगर उसने इसको हायर किया है, इसका मतलब है दिस मैन मस्ट बी हैविंग सब कैपेबिलिटीज। और अगर इसने उनको छोड़ा है,
इसका मतलब ये है कि आई कैन हार्वेस्ट दोज कैपेबिलिटीज फ्रॉम हिम। तो ये असल दो सिनेरियो हैं, और 8 साल के बाद फिर लोग सेटल हो जाते हैं। लेकिन असल चीज जो है, आपने बिटवीन द लाइंस एक बात कही है, कभी कभार यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुखलिस होते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ मुखलिस है या नहीं है? अब इसका जवाब जो है ये असल है इंपॉर्टेंट, जो शायद आपके जहन में कहीं ये बात हो रही हो। और इसकी मिसाल मैं एक देता हूं कि मेरा एक दोस्त था, और इट वाज सऊदी अरेबिया, और वो इंडियन था और बड़ा डेडिकेटेड जॉब वाला था। तो वो एक दिन अपने बॉस के पास गया, और ये उसने कहानी मुझे सुनाई वहीं रहते हुए। उसने कहा कि मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने कहा, सर मैं पिछले 3 सालों से मैंने अपना जो है ना यहाँ दिन रात एक किया हुआ है, मैं सारे काम करता हूँ, 6 आदमियों के काम करता हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, और लोगों को इंक्रीमेंट मिला है, मुझे नहीं मिला। तो ये बात उसने अपने जो बॉस था उसको कही, और बॉस ने ये बात सुनकर उस पर कहका दौड़ा पड़ गया। हा 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 हा, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हा हा हा। अब वो आदमी बेचारा परेशान था कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही यार, ये तो इसको हुआ क्या है, बजाय इसके कि इस बात को सीरियसली लेता, ये और मजाक उड़ा रहा है। तो वो ये कहता है कि उसके बाद जब वो हंसी का दौरा उसका नीचे खत्म हुआ, तो उसने दराज खोला और उसने कहा कि कंपनी ने 15 दिन पहले आपको ये फायरिंग का वो दिया हुआ है, निकालने का, और ये मैंने अभी तक रखा हुआ था कि नहीं अभी जरा थोड़ा सा टाइम निकल जाए फिर मैं आपको दूंगा, ये फैसला कर लिया था। अब उस आदमी का कहना यह है कि जब मैं अपने दफ्तर की तरफ गया हूं तो मेरे पांव के नीचे जमीन नहीं थी कि यार मैं इतना मुखलिस, मैंने अपने घर वालों को भी इग्नोर किया, दोस्तों को भी इग्नोर किया, और व्हाट दे हैव डन फॉर मी। तो कहते मैं जाके दफ्तर में बैठा हूं, और दफ्तर में जब मैं बैठा हूं तो इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया। वापस में जब आया तो आई वॉज ए डिफरेंट पर्सन, और मुझे ख्याल ये आया कि जो शौक मुझे एकदम लगा, जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, वो ये था कि यार परसों एक आदमी एक और कंपनी का आया था, और मेरे हार्ड वर्क से मुतासिर होके उसने मुझे खुद ऑफर किया था कि आप मेरी कंपनी में आ जाएं। लेकिन चूंकि मैं इनके साथ मुखलिस था, लिहाजा मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी मैं इनको नहीं छोड़ सकता और मुझे कोई बात नहीं। लेकिन उस आदमी ने जाते हुए ये कहा कि आप दोबारा सोच लें कि कल को अगर आपको ऐसा लगे तो ये हमारी जो कंपनी है वो आपके लिए हर वक्त उसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहता है मुझे थोड़ा सुकून मिला कि यस देयर इज वन ऑप्शन। और थोड़ी देर के बाद मुझे फिर एक और ख्याल आया कि मैंने इतने साल काम किया, मैंने कोई पैसे भी जमा कर लिए हैं, मेरे कुछ लिंक्स भी डेवलप हो गए हैं, लिहाजा मैं अपना कारोबार भी शुरू कर सकता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि यस, असल चीज ये है वो है परफॉर्मेंस। आपकी हर रोज आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। जब आप मार्केट में जाएं किसी और जॉब के लिए किसी और जगह पर, वो लोग जहां तक उनको वारा खाता है, अगर वो आपको 50,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, और बिकॉज ऑफ यू दे आर अर्निंग 5 मिलियन, इट इज ओके। लेकिन जिस दिन उतना ही हिसाब हुआ जितना वो आपको दे रहे हैं, दे विल स्टार्ट थिंकिंग, इसलिए कि आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो लिहाजा आपका जो पूरी तवज्जो जो है वो इस बात पर हो कि आपने अपनी वैल्यू एडिशन और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे करनी है। मुझे जिंदगी भर क्यों नहीं निकाला गया, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, उसकी रीजन ये है कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले थे कि जो आपका टारगेट है, आप हमेशा साल के बाद उससे 5% आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो एक्चुअल टारगेट दिया गया हुआ है, जो अचीवमेंट है, इट शुड बी 5% मोर। और उसका कहना यह था कि अगर आपका टारगेट 5% मोर होगा, नो बडी विल थिंक अबाउट यू, और अगर आपका टारगेट जो है वो नीचे होगा तो पिछले सालों की फाइलें भी खुल जाएंगी नैब की तरह। तो ये असल है जो जो मेरा मैसेज है कि आप हंस रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जब ज़राई तरक्याती बैंक से निकले हैं तो आपको तो ये बेनिफिट है कि हर किस्म का आदमी, हर किस्म का फार्मर आपके पास आता है। कपास वाला आपके पास आता है, जानवरों वाला आपके पास आता है, मशीनरी वाला आपके पास आता है, यानी कि यू हैव एक्चुअली
एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए लॉट। कभी आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है कि ये आई का स्पेशलिस्ट है, ये कान का स्पेशलिस्ट है, उसका इल्म महदूद होता है सिर्फ यहां तक। लेकिन जो जनरल वार्ड के अंदर डॉक्टर काम करता है उसका इल्म इन सबसे ऊपर होता है, इसलिए कि उसके पास जो जनरल वार्ड में जो मरीज हैं वो हर किस्म का मरीज बैठा हुआ है और वो हर किस्म का नॉलेज जो है उसके पास आ रहा है। तो लिहाजा आप अपने आप को जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके साथ राब्ते में आप रहें, आप अपने इल्म को बढ़ाते रहें। जो आपको मसाइल नजर आ रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने कभी उसको महसूस नहीं किया, अगर मुझे अपने दुश्मन के पास भी जाना पड़े कि यार मैं यहां फंसा हुआ हूं, तो वो दुश्मन बड़ा खुश होगा। वो दुश्मन बड़ा खुश होगा कि आया हूं पहाड़ के नीचे, लेकिन मेरे आने से उसको ये खुशी होगी, उसको ठंडक मिलेगी कि अल्टीमेटली मैंने इसको सोल्यूशन दिया है और मेरा मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि मैं तो गया ही उसे सोल्यूशन ढूंढने के लिए हूं ना। तो जो आप देखते हैं कि ये जो फसलों के और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिस भी आप मेजर में जाते हैं, आप पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से इश्यूज हैं। फिर वो एक जमाने में एक बड़ा मशहूर गाना था, वो गाना तो खैर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक लफ्ज था उसका जो मुझे बड़ा आजकल क्लिक कर रहा है, और वो है कि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मतलब ये एक असल ब्रेन स्टॉर्मिंग है। जो बारिशें हुई हैं, अगर किसी ने सोचा होता पहले कि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, तो फिर ये कराची डूबा ना होता। ये जो ग्लेशियर फट गया है, तो जो सवात और ये दूसरे जो इलाके जो इस वक्त मुसीबत का शिकार है, ये कभी ना होते, इसलिए कभी किसी ने सोचा नहीं है कि ग्लेशियर फट जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो है ना कि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, ये आप अपने ज़हन को थोड़ा घुमाते रहें और ये आपको लेकर जाएगा। आपने टीचर्स के पास भी जाना है, ऐसा कोई सवाल पूछना है, आपने उन लोगों के पास भी जाना है जो फील्ड के अंदर हैं, तो वो भी आपको बताएंगे, कुछ अपनी अकल को भी आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपका जो माइंड है वो जरा फास्ट होता जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर एंड यू विल बी ए परफेक्ट पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। वो कहते हैं कि लड़ाई के दौरान पर जब खेल होता है, तो जो आदमी ट्रॉफी उठाता है ना, दरमियान में उसको हॉकी की स्टिक्स भी लगी होगी, गन में अगर फुटबॉल है किसी धक्का भी मारा होगा, लेकिन जब वो ट्रॉफी उठाता है तो वो धक्कों को और स्टिक्स भूल जाता है। दैट इज कंफर्ट जोन। कि आप चाहें कि अल्टीमेटली चले स्पेशलिस्ट है तो ही इज, और वो आप में जाने से और इंटरेक्शन से और लेटेस्ट जो नॉलेज कर रहा है उसके बारे में जानने से, और वो लाइब्रेरी से मिलेगा और इंटरनेशनल पीरियडिकल से मिलेगा। ठीक है सर। सर लास्ट पे, इससे पहले कि हम आपसे टेक होम मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए ले, मैं चाहूँगा, मुझे डॉक्टर खालिद महमूद शौक साहब की परसों कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट के हवाले से जितनी सजेशंस हो सकती हैं ऑडियंस की, या आपके जो गेस्ट आते हैं स्पेशली आप उनसे पूछें, क्योंकि उन्होंने जो है अपना एक कैरियर स्पेंड किया इस सेक्टर के अंदर। तो मैं सर पूछना चाहूँगा कि हम अग्रेरियन टाक को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, या कौन से डोमेन्स ऐसे हैं कि जिनको हमें मजीद जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपका कमेंट मैं इस हवाले से चाहूंगा, अग्रेरियन टाक के हवाले से। मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, और आप कोशिश करें इन बच्चों को, अगर हम नहीं देखेंगे, वो एक पंजाबी में एक लफ्ज है कि अगर प्यो अपने पुत्र का ख्याल नहीं करता तो चाचिया नु कोई उलामा नहीं देता। तो ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। तो ये असल ऐसे लोगों को आप पकड़ कर लेकर आए हैं, ये इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं आई कैन गिव यू द नेम। वो लोग जिन्होंने किसी फील्ड में कोई नाम कमाया हो उसको आप लेकर आए, और यहां पर आप जरा सवालों का जो है ये डायरेक्ट लिंक करवाएं कि वो आदमी खुद सवाल पूछे। तो ये एक ऐसी चीज है कि, और पूछें उससे कि हाउ एक्चुअली जो आपने कौन कौन सी हर्डल्स आई हैं और किस तरीके से आपने ये इसको अपने कैरियर को ऊपर लेकर गए हैं और क्या क्या चीजें आई हैं। तो
तो ये चीजें जो है ये इसको जरा बेहतर करेंगी अगर आप वो डॉक्टर बशारत सलीम को बुला लें। अच्छा, इसी तरीके से आप लाइफ स्टॉक के फीड में लें, पोल्ट्री के फीड के टॉप क्लास आदमी को लेकर आए, लेकिन कोशिश करें कि इसमें दो किस्म के आदमी हैं। एक तो वो है कि जो पहले ही वेल ऑफ थे और उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये एक पोर्शन है। एक वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। तो ये बच्चे ज्यादा लर्न उससे करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की, जैसे मैंने 675 रुपए से शुरू की। तो ये जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की और उन्होंने हर्डल को क्रॉस करते हुए वो ऊपर पहुंच गए। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आप इस किस्म के लोगों को आप ज्यादा बुलाएं और ज्यादा इंटरेक्शन करवाएं कि बच्चे सवाल पूछें, ताकि वो जो उसके अंदर कोई चीज रह गई हो वो उनको बताएं। सर उसके हवाले से ना हमारा यानी कि कह लें कि बैक एंड पे हम एक काम कर रहे हैं कि जो पैनल डिस्कशन है ना, वो सॉफ्टवेयर हम इसी को जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कह लें कि विद इन मंथ जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 का पैनल जो है, 10 गेस्ट का पैनल वो भी यानी कि इसमें फीचर आएगा। और पैनल डिस्कशन जिस तरह आपने आइडिया दिया है वो भी हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी सर मैं लास्ट में आपसे चाहूंगा कि कोई कमेंट जो आप हमारी एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए और स्पेशली ये जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कैरियर को लेके काफी परेशान हैं, इनके हवाले से कोई कमेंट जो टेक होम मैसेज आप डिलीवर करना चाहें। वो एक बहुत बड़ी गजल है कि रोने से कम ना होंगी कभी तेरी मुश्किलें, बिगड़े हुए नसीब को खुद ही संवारना, और ए दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। तो मैं एक बात, मुझे वो डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब वाइस चांसलर हुआ करते थे और वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के प्रोफेसर थे उस जमाने में हमारे, और उनकी खूबी ये थी कि उनकी क्लास में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती थी, इसलिए कि उनका तरीका जो पढ़ाने का था वो बड़ा आसान और बड़ा गजब का था। और ये सवाल जो आप वाला है, ये एक मरतबा उन्होंने जो समझाया, उन्होंने सब बच्चों को खड़ा कर दिया एक लाइन के अंदर, और जो सबसे लंबा बचा था उसको राइट पे खड़ा किया और जो दूसरा लंबा बचा था उसको दूसरी लाइन पे खड़ा किया, और वो कद के लिहाज से वो उन्होंने उन सबको एक लाइन में कर दिया। उससे पता चला कि ये ऐसे करवा रही है। समझाना वो ये चाहते थे कि सिवाय एक दो बच्चों के अलावा एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो सुपर होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो सब के सब एक ही मेंटल एप्टीट्यूड के बच्चे होंगे। लिहाजा ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पीछे रह जाऊंगा और मैं कभी समझ नहीं सकता। हमारा एक क्लास था, दुनिया में नहीं है, हर रोज बिस्तर बंधा हुआ होता था, इसलिए कि उसको रात को ख्वाब आया होता था कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, और फिर हम दोस्त उसको मिलके उसको तैयार करके फिर वो बिस्तर बंद खुलवाते थे। और लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर हार्टिकल्चर इन अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, जरा इसके अंदर ये सब लोगों का एप्टीट्यूड एक जैसा ही होता है। असल है तरीका वारदात, और तरीका वारदात का पता ये चलेगा कि जब आप अपनी जात के साथ मुखलिस होंगे। जो अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं, वो किसी और के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। अव्वल खवेश और बाद दुर्वेश, आप अपने आप को साबित करेंगे तो एवरीबॉडी विल कम टू यू। वाई, अभी जो आपने एक बड़ा प्यारा सवाल पहले पूछा था कि स्विच ओवर, ये जो लोग 20 साल के बाद जो 20 साल की सर्विस हो जाती है, ये मार्केट के अंदर एक नाम पैदा करती है, फिर उसके बाद दरखास्त देना नहीं पड़ती। वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको चाहती है, वो उनमें से कोई आदमी कहेगा कि कैन वी हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, और वो आपको कप ऑफ टी के ऊपर फिर वो बात करेगा कि यार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैन आई टॉक हियर। हालांकि वो पहले टॉक करके आ चुका है और उसी के कहने के ऊपर ही उसने बात कही होगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये बात समझ लें कि आप में से कोई छोटा नहीं है, नीचा नहीं है। अल्लाह ताला ने सलाहियतें सबको ऑलमोस्ट सेम दी हुई है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी ये है कि जो कुछ आपने बुक में पढ़ा है प्रैक्टिकल दिखा है, जो दूसरे लोग नहीं जा रहे हैं क्या आप उससे 2 फुट और आगे जा रहे हैं, तो ये आपकी असल कामयाबी का है। मेरी ख्वाहिश यही है कि आपको नौकरी के लिए जाना ना पड़े, नौकरी आपके पास आए, ये अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
और नौकरी कैसे आपके पास आएगी? जब आपके अंदर कुछ होगा और ये फील्ड ओपन है। सर जी 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 सर, लास्ट पे मैं आपका बेहद मशहूर हूँ और ये मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है और बड़े कह लें कि मोटिवेशन है हमारे लिए कि आपसे इस तरह जो है हमारा इंटरेक्शन हो रहा है या हमारी ऑडियंस का हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि आपने जितना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे जितना अच्छे तरीके से लर्न करते हुए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सर्व करें, तो ये भी हमारे लिए जो है वो बड़े प्राउड की बात है। तो सर, आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का और आपकी एडवाइसेस का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे जनाब। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जितने नए एग्रेरियन आ रहे हैं, इन लोगों ने मुल्क में ग़िज़ाइयत का बहरान नहीं होने देना है। इन्होंने मुल्क को लेकर चलना है। सब कुछ चला जाएगा, ग़िज़ाइयत और एग्रीकल्चर बरकरार रहेगी। राइट सर? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।